Hello guys, welcome to Studify Success. So today we are going to cover the chapter 1 class 10th history the rise of nationalism in Europe. आज हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे इस वीडियो में. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको पार्ट 1 का. पहले जाइए पार्ट 1 देख देन पार्ट 2 पे आइए. तो पहले हम पार्ट 1 जो हमने कवर किया था उसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं ना कि हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में. पहले तो हमने देखा था देयर आर मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, फ्रांस में कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे. वो क्या थे? पहला था इक्वल राइट्स. सोसाइटी जो थी वो यूनाइटेड हो गई थी वहाँ पर. सेकेंड वन इज़ ट्राई कलर फ्लैग बना दिया गया था. थर्ड वन इज़ रीजनल लैंग्वेज जो थी वहाँ की फ्रेंच उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया. फोर्थ वन इज़ नेशनल एंथम फ्रांस में अडॉप्ट कराई गई. फिफ्थ इज स्टेट जनरल इलेक्शन. स्टेट जनरल इलेक्शन होने लग गए. पहले इलेक्शन नहीं होते थे, पहले नॉमिनेशन होते थे, शायद आप सबको याद होगा. सिक्स्थ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसको डेवलप किया गया. सेवन्थ वन इज़ यूनिफॉर्म सिस्टम राइट्स एंड मेजर्स शुरू किया गया. एट्थ वन इज़ जो वहाँ की फ्रेंच आर्मी थी वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने लगी दूसरी कंट्रीज़ में ताकि नेशनलिज्म बढ़े. फिर देखते ही देखते फ्रांस में सब कुछ अच्छा चल रहा था. तभी किसने एंट्री करी? नेपोलियन ने. जैसे ही नेपोलियन 1799 में आया वैसे ही 1804 में वो वहाँ का एम्परर डिक्लेयर हो गया. सिविल कोड को देखते हुए नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए. आप सबको तो याद ही होंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स. हमने पार्ट 1 में कवर किया था. जिस भी बच्चे को याद नहीं है वो एक बार जाके पार्ट 1 देख सकता है कि मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स कौन से करवाए थे. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरिट्स क्या बताए थे मैंने और डीमेरिट्स क्या बताए थे. उसके बाद हम मिड ऑफ 18th सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं. मिड ऑफ 18th सेंचुरी में हमने देखा कि कैसे लोगों को कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस पर बिलीव हो गया. इसको समझने के लिए यूरोप में सोसाइटीज़ बनाई गई. यूरोप में जो सोसाइटीज़ थी उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया. पहली क्लास थी अरिस्टोक्रेटिक क्लास जिसको रिच पीपल के नाम से जाना जाता है. दूसरी क्लास थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता है, जहाँ मिडिल क्लास पीपल होते हैं. थर्ड वन इज़ पीजेंट्री क्लास जो कि पुअर पीपल की थी. फिर हम देखते ही देखते फ्रीडम की तरफ बढ़े. तो हमने 2 तरीके के फ्रीडम पढ़े, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम. पॉलिटिकल फ्रीडम जो था जिसमें लोगों को वोट करने का अधिकार था, इंडिविजुअल को वोट करने का अधिकार था. इकोनॉमिक फ्रीडम जो था मार्केट को एकदम फ्री कर दिया गया था. उनके अंदर जितने हर्डल्स थे सब हटा दिए गए थे. तो वो इकोनॉमिक फ्रीडम था हमारा. उसको देखते हुए एवोल्यूशन के अंदर एक यूनियन बनाया गया जिसको हमने ज़ोल्वियन नाम से जाना था. ज़ोल्वियन क्या होता है? जिसके अंदर कोई ट्रेड बैरियर नहीं होता. ट्रेड बैरियर सब खत्म हो जाते हैं. और उसमें उस टाइम पर यूरोप की करेंसी जो 30 थी उस 30 करेंसी को 2 करेंसी तक लाया गया. तो वो था ज़ोल्वियन. फिर 1815 की बात करें. 1815 से आप लोगों को याद आया होगा बैटल ऑफ वाटरलू हमने पढ़ा था. बैटल ऑफ वाटरलू इसमें नेपोलियन जो था वो दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स को हराना चाहता था, लेकिन यहाँ बाजी पलट गई. कंजर्वेटिव्स ने नेपोलियन को हरा दिया. कंजर्वेटिव्स जीत गए. लेकिन कंजर्वेटिव्स अभी जीत गए लेकिन 1830 और 1848 के फेज़ में जब हमने पढ़ा जिसको हम एज ऑफ रेवोल्यूशनरी के नाम से जानते हैं, हमने उसमें पढ़ा था कि कंजर्वेटिज्म कंसोलिडेट करना चाहते थे सारी पावर्स को. तो उन पावर्स को वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि जो लिबरल्स जो थे वो नेशनलिज्म के साथ जाकर मिल गए थे. और लिबरल्स ये चाहते थे कि हम कंजर्वेटिज्म से अपनी पावर्स जितनी भी हैं सब जब्त कर लें, उनको पावर्स एक भी ना पहुँचे. और जो लिबरल्स थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में रहने लग गए थे. जैसे कि जर्मनी में उन्होंने जाकर अपनी अलग से अंडरग्राउंड सोसाइटी बना ली थी. और सोसाइटी के अंदर वही डिस्कस करते थे कि हाउ टू कंसोलिडेट द पावर फ्रॉम कंजर्वेटिज्म. तो यह हमने पढ़ा था चैप्टर 1 पार्ट 1 में. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का. आप लोग जाकर देखिए. एंड डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स. काइंडली गो थ्रू देम. एंड आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम. पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करेंगे काफ़ी कुछ. तो उससे पहले आप सब मेरे को ये बताएं कि आप सबको पार्ट 1 जो था वो कितना समझ आया और कैसे समझ आया. एंड प्लीज़ आंसर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो कि नेपोलियन लेकर आया था. मुझे मेरिट्स और डीमेरिट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने आपको क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स बताए थे जो कि नेपोलियन लेकर आया था. तो हम अब पहले इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 2 में
चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हम पहले देखेंगे जुलाई रेवोल्यूशन। ओके, तो जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830, इसके अंदर क्या है? कंजर्वेटिज्म इस्टेब्लिश, बर्बन किंग एंड लिबरल्स डिफीट देम एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची फॉर्म्ड एंड लुइस वाज हेड एट दैट टाइम। इसका मतलब ये था, जो जुलाई रेवोल्यूशन था वो फर्स्ट ऑफल था हमारा। उसमें कंजर्वेटिज्म ने जो बर्बन को किंग बना दिया, लेकिन बर्बन को किंग तो बना दिया, लेकिन जो कंजर्वेटिज्म ने बनाया वो, लेकिन लिबरल्स ने क्या किया? बर्बन को किंग यानी कि एम्परर बनने से रोक दिया, उसे हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इस्टेब्लिश हो गई, जिसका हेड, जिसका एम्परर लुइस बना दिया गया। इसलिए कहा जाता है, इसलिए हमेशा फ्रांस में जब भी कोई चीज़ होती है ना, फ्रांस में जब भी कोई चीज़ होती है तो हमेशा ये लाइन कही जाती है, व्हेन फ्रांस स्नीज्ड रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कितनी बढ़िया लाइन है ना। ये लाइन क्या बता रही है हमें? व्हेन फ्रांस स्नीज्ड, मतलब फ्रांस जब छींक मारता है तो भाई पूरा का पूरा जो यूरोप है ना, पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। इतनी बढ़िया छींक मारता है ये। इसका अर्थ यह है कि जब फ्रांस में कोई गड़बड़ चल रही है, फ्रांस में कोई वॉर चल रही है, तो वो वॉर या फिर वो किंग जो भी हरकतें कर रहा है, कोई भी रूल लेकर आ रहा है, वो सब चीज़ें यूरोप तक फैलने लग जाती है और यूरोप पूरा उसके झपट्टे में आ जाता है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि व्हेन फ्रांस स्नीज़ेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। फिर हम ये जो जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 हमने जो पढ़ा अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसके हम कुछ 2 आउटकम्स देखते हैं। पहला है अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स यानी कि जो बेल्जियम था, उस ब्रुसेल्स के टाइम पे जो बेल्जियम था, बेल्जियम को ब्रुसेल्स से हटा दिया गया। और सेकेंड वन इज़ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर, ग्रीक में ना वॉर होने लग गई थी इंडिपेंडेंस के लिए। तो जो ग्रीक में वॉर होती थी इंडिपेंडेंस के लिए, उस टाइम पे क्या था, जो वेस्टर्न ग्रुप थे, यूरोप साइड के जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे ना, जो वो उस टाइम पर ग्रीक वॉर को सपोर्ट करने लग गए, और जो पोइट्स थे वो भी सपोर्ट करते थे। फिर ना आपके एग्ज़ाम में ना बच्चों एक चीज़ बहुत आती है, रोमांटिसिज्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रोमांटिसिज्म क्या है भाई? अब रोमांटिसिज्म का नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में तो आएगा कि भाई ये रोमांस क्या है भाई। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं रोमांस की अपने देश से, अपने कंट्री से। तो इसका अर्थ है यू लव योर कंट्री, मतलब कि मुझे अपने देश से प्यार है। इसी प्यार को देखते हुए हमारे फ्रांस के एक किंग थे, जिनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग। इन्होंने फ्रांस में डैश वॉल की बात करी थी। उसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि हम कैसे अपने देश से प्यार कर सकते हैं, हम कैसे अपने देश में सुधार कर सकते हैं, कैसे हम सिर्फ अपने देश के लिए काम कर सकते हैं, और यही सब इन्होंने किया था। तो ये रोमांटिसिज्म का हमारा मतलब है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। अगर आप इन सब नोट्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको नोट्स लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग काइंडली वहाँ जाकर चेक करें और आपको नोट्स पसंद आएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं। अब हम बढ़ते हैं 1830 में। 1830 आते आते यूरोप की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि वहाँ क्या क्या होने लग गया था, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली चीज़ क्या आई? पॉपुलेशन इंक्रीज। यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। जितना लोग घर पर बैठ रहे हैं, जितना लोगों के पास घर पर कुछ करने को नहीं है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट था तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा था हमारा। माइग्रेशन बढ़ गया था, माइग्रेशन होने लग गया था। माइग्रेशन यानी कि जो लोग थे वो गांव से उठकर शहर को जाने लगे, शहर के लोग इस देश को छोड़कर दूसरे शहर में जाने लगे। अरिस्टोक्रेसी थी वो प्रिविलेज्ड कर दी गई। बैड हार्वेस्ट होने लग गया। बैड हार्वेस्ट क्यों होने लग गया? क्योंकि किसानों की कमी हो गई, लोगों को समझ नहीं आ रहा खाद कहाँ से लाएं, हम पैसे कहाँ से लाएं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, तो वो खेती में भी असर पड़ा और उस वजह से बैड हार्वेस्ट आने लग गई। हार्वेस्ट अच्छी आती ही नहीं थी तो यूरोप में
जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो बंद हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुआ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर थे वो परचेज़ नहीं कर पा रहे थे, सेल नहीं कर पा रहे थे। परचेज़ नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो कंज्यूमर को लॉस हुआ, कंज्यूमर को लॉस हुआ तो प्रोड्यूसर को भी लॉस हुआ। तो दोनों जाने ही स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पर। तो ये तब की बात है जब क्या कहते हैं, यह तब की बात है जब 1830 आया, जब 1830 में यूरोप को इतना कुछ देखना पड़ा। फिर हम बात करते हैं सेल्सिया एपिसोड ऑफ 1845। सेल्सिया एपिसोड ऑफ 1845, ये पता है क्या है सेल्सिया? सेल्सिया इज़ समथिंग, हम आपको इसको 5 हेडिंग में समझा सकते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग मैंने क्या लिखी है, व्हाट वाज सेल्सिया एपिसोड, था क्या ये सेल्सिया एपिसोड? जिस किसी को भी पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। बाकी सेल्सिया एपिसोड क्या था? सेल्सिया एपिसोड एक ऐसा कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम पे कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने अपने घर, ज़मीनें, सड़कें वगैरह बनवाई थी, उन्होंने जो मज़दूर उनके साथ कुछ गलत किया था। तो ये तब के एपिसोड्स हैं। सेकेंड वन इज़ व्हेन डिड इट हैपन, ये हुआ कब था, मतलब कौन सी डेट को हुआ था। तो डेट आपको मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यह हुआ था 4 जून को। बाकी आपको ये सब नोट्स में मिल जाएगा, तो नोट्स जो है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये सब जो हुआ था वो 4 जून को हुआ था। और इंसिडेंट क्या था, व्हाट इज़ द इंसिडेंट? तो उस टाइम पर इंसिडेंट ये था कि जो लिबरल्स थे, मतलब यानी कि जो मज़दूर थे, जो वर्कर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के घर चले गए थे। उनके घर जाकर उन्होंने सड़कें, उनके घर जाकर उनके घर तोड़े, कांच तोड़े, सब तोड़ा ताकि कि वो उनके पैसे वापस दे सके। डिमांड क्या थी? वो ये चाहते थे कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें कम सैलरी मिल रही है, सैलरी से उनका लिविंग नहीं अच्छे से चल रहा था। तो उसका आउटकम निकला क्या? उसका आउटकम ये लिखा कि लिबरल्स वर्कर्स जो थे वो अपने घर से निकले। घर से निकलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स के घर गए। कॉन्ट्रैक्टर्स के घर जाकर उन्होंने काफ़ी दंगे फसाद किए, काफ़ी स्ट्राइक्स की, सब कुछ किया और यही मांग करी कि उनकी वेजेस जो है, उनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। एंड उसके बाद हम बढ़ते गए, जैसे ही 1845 के दौर से हम निकले, जैसे ही सेल्सिया एपिसोड ख़त्म हुआ, वैसे ही वोटिंग का एरिया हमारा स्टार्ट हो गया था। 18 मई की बात है ये। 18 मई में 831 मेंबर्स इलेक्ट किए गए। 831 मेंबर्स इलेक्ट किए गए। जैसे हमने देखा कि 1830 में स्थिति खराब हो गई थी, तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई वैसे ही क्या कहते हैं, माइग्रेशन बढ़ गया। लेकिन जैसे माइग्रेशन बढ़ा वैसे ही अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज हो गई। अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज हुई तो हमने देखा कि कैसे प्रोड्यूसर्स को स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स ने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया वैसे वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया हमारा, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा बंद हुआ। फिर हमने देखा सेल्सिया एपिसोड आ गया। सेल्सिया एपिसोड में जो था, वर्कर्स को अपनी सैलरी बढ़वानी थी, ठीक है, ये सब हो गया। फिर उसके बाद हमारा वोटिंग स्टार्ट हुआ। वोटिंग में हमने देखा 18 मई को 831 मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया गया मोनार्ची के अंदर। फिर हम आए अपने जर्मन यूनिफिकेशन पे। जर्मन यूनिफिकेशन में क्या कह रहा है, इटली लॉसेस रशिया वन। भाई इसका मतलब क्या है, इटली लॉसेस और रशिया वन। इटली लूजेस मतलब कि इटली ने बहुत कोशिश करी यूनिफिकेशन लेने की जर्मन की, कि मैं ये ले लूँगा, मैं सारी पावर कंसोलिडेट कर लूँगा। इटली ने बहुत कोशिश करी लेकिन वह हार गया। लेकिन रशिया ने कोर्ट के साथ और बाकी काफ़ी देशों के साथ लड़ाई कर जर्मन के साथ जीत हासिल कर ही ली। जर्मन की यूनिफिकेशन को अपना ही लिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं इटालियन यूनिफिकेशन पर। इटालियन यूनिफिकेशन, इटली एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर सर्डियन नाम की एक सर्डियन नाम का पार्ट है जिसको कि किट्सले हॉर्स रूल करते थे। तो उसके अंदर 3 पार्ट्स थे इटली के। नॉर्थ इटली जो था उसको कौन रूल करता था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। साउथ इटली जो था उसको कौन रूल करता था, बर्बन किंग ऑफ स्पेन। सेंट्रल इटली था जो उसको कौन रूल करता था, रूल बाय पॉप।
तो इसी वजह से इटालियन यूनिफिकेशन जो था हमारा कंट्रीब्यूट हुआ 3 चीज़ों में, नॉर्थ इटाली, साउथ इटाली एंड सेंट्रल इटाली। फिर ब्रिटेन में ना उस टाइम पे लोगों को इंग्लिश, स्कॉट और स्पेनिश ये बड़े अच्छे लगने लग गए ब्रिटेन के लोगों को ना। ये लोग इंग्लिश सीखने लग गए, स्कॉट की लैंग्वेज सीखने लग गए, स्पेनिश सीखने लग गए। फिर जैसे जैसे ये इन्होंने सीखना स्टार्ट किया वैसे वैसे बिल ऑफ राइट्स एस्टेब्लिश हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप सबको आई थिंक समझ आया होगा। पार्ट 2 हमारा, पार्ट 1 जिसको देखना हो, पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिलेगा। आप लोग वहाँ जाकर पार्ट 1 देखें, देन पार्ट 2 पर आएँ। और बाकी आप लोगों को इस फुल चैप्टर के नोट्स हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी तक के लिए यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 10th का। तब तक के लिए थैंक यू।